तो क्या लद्दाख में लागू होगा आर्टिकल 371 या लद्दाख को शामिल किया जाएगा संविधान की छठी अनुसूची में? इस वीडियो में हम इन दोनों बातों को जानेंगे कि क्या है आर्टिकल 371 और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद क्या क्या फायदा होगा लद्दाख को। तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लद्दाख में हो रहे विद्रोह से संबंधित इतिहास को जानते हैं। तो देखिए, ये बात है 5 अगस्त 2019 की। केंद्र के द्वारा आर्टिकल 370 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से हटा दिया गया। आर्टिकल 370, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और आर्टिकल 370 के हटने के साथ ही भारत को दो नए केंद्र शासित प्रदेश मिले। पहला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा, उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रॉब्लम समय के साथ बढ़ती चली गई। आगे देखते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक विशेष राज्य होने का अधिकार देता था, आर्टिकल 35A जो है ये 370 का ही विस्तृत रूप है। तो आर्टिकल 370 तो हट गया 5 अगस्त 2019 को, लेकिन वो हटने के साथ ही आर्टिकल 35 भी समाप्त हो गया। तो 35A आर्टिकल क्या है ये भी हम समझते हैं। तो आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यहाँ देखिए, आर्टिकल 370 का ही विस्तृत रूप है आर्टिकल 35A। अनुच्छेद 35A को कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1954 में। इसमें मेनली देखा जाए तो किस चीज का एक्सप्लेनेशन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का कौन अस्थाई निवासी होगा और कौन नहीं, इस बात का एक्सप्लेनेशन किया गया है आर्टिकल 35A में। तो चलिए हम एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि आर्टिकल 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अस्थाई निवासी कौन कौन हो सकता था। आर्टिकल 35A लागू हुआ था 14 मई 1954 को, इसीलिए ये आर्टिकल उसी दिन से प्रभावी था। तो 14 मई 1954 से पहले राज्य में रहने वाले जो भी लोग थे वो वहाँ के अस्थाई निवासी कहलाएंगे। इसके साथ ही अगर जो व्यक्ति 1954 से पहले नहीं रह रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट 10 ईयर से अगर वो वहाँ के निवासी हैं या उन्होंने वहाँ पर कोई संपत्ति खरीदी है, अब संपत्ति का मतलब हो गया कोई प्लॉट खरीदी है, कोई फ्लैट खरीदा है, तो ऐसे व्यक्ति भी वहाँ के अस्थाई निवासी में शामिल हो जाएंगे। वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, यानी अभी जैसे आर्टिकल 370 जब हट गया है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति जाके जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, काफ़ी चीज़ डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन ये पहले नहीं था। इसके साथ में बाहरी लोग को वहाँ नौकरी भी नहीं मिल सकती। और तीसरा है कि कोई महिला जो राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से अगर शादी करती है तो उसके सारे अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये बेसिकली था आर्टिकल 35A में, जो कि आर्टिकल 370 के लगने के बाद अपने आप ही समाप्त हो गया। सवाल उठता है कि फिर लद्दाख में विद्रोह चल क्यों रहा है, क्या रीज़न है? तो देखिए, अब हम कश्मीर और लद्दाख के बीच में कुछ कंपैरिजन देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर लद्दाख में विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि कश्मीर को क्या मिला है? विधानसभा मिला है। विधानसभा मिला मतलब क्या मिला? चीफ मिनिस्टर मिला। तो चीफ मिनिस्टर मिला यानी कि वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या वहाँ की जनता की जो भी बातें हैं वो सरकार तक पहुँच रही हैं, और उसी के हिसाब से कश्मीर में एवरी फील्ड में
डेवलपमेंट किया जा रहा है, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो, वहाँ की इकोनॉमी में भी वृद्धि हो रही है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि एजुकेशन लेवल वहाँ का बेहतर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काम तेजी से चल रहा है, जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं कि टनल्स, ब्रिजेस और रेलवे लाइंस बनाया जा रहा है। तो ये सभी फायदा हो रहा है कश्मीर के लोगों को। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है और चीफ मिनिस्टर तक जनता की सारी बात पहुँच रही है। लेकिन अब यहाँ हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख को कोई भी विधानसभा नहीं मिला। विधानसभा नहीं मिला तो वहाँ उसको चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिला, यानी वहाँ के लोगों की बात सरकार तक पहुंच ही नहीं रही है। विकासात्मक जितने भी कार्य हैं वो भी नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। इसके साथ ही देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो लद्दाख में इनका खुद का कोई एग्जाम नहीं होता। जैसे प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर से संबंधित परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे हम बिहार का लें, तो बीपीएससी है। यूपी का ले तो यूपी पीएससी है, एमपी पीएससी है। तो इस तरीके से विभिन्न राज्यों का अपना अपना एग्जाम होता है, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो भी अधिकारी कार्य करते हैं वो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं। जबकि अगर उनके खुद के क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है तो वो उस क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन है। ये तो बात हो गई एजुकेशन की। उसके साथ नहीं, आर्टिकल 370 जब हटा और उसके साथ में आर्टिकल 35A जब हटा, तो उसके साथ साथ उन्हें भूमि की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अब क्योंकि कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कश्मीर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो इससे लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लद्दाख में विद्रोह हो रहा है। अब लद्दाख का ये कहना है कि हमें आर्टिकल 371 दिया जाए और इसके साथ में ये भी बोला जा रहा है कि हमें संविधान की छठी अनुसूची में रखा जाए। इसे हम आगे समझेंगे कि आखिर लद्दाख क्यों बोल रहा है कि आप हमें संविधान की छठी अनुसूची में जगह दीजिए। अब हम एक एक कर देखते हैं कि लद्दाख की क्या मांगे हैं। तो लद्दाख की कुल 3 मांगे हैं। पहला क्या है कि लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो संविधान की छठी अनुसूची में उन स्थानों को शामिल किया जाता है जिन स्थानों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। लद्दाख में कितना परसेंट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स? तो 97% है, जो कि छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से लद्दाख में तो 97% है। तो इसलिए लद्दाख में छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। दूसरा, कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तीसरा है कि लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें मिले। तो ये 3 मांगे ओवरऑल है लद्दाख की। अब हम देखते हैं कि आखिर लद्दाख क्यों बोल रहा है कि उसे संविधान की छठी अनुसूची में रखा जाए। हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान है संविधान की छठी अनुसूची में। तो यहाँ देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान होता है, यानी कि जो भी जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसमें खुद का शासन होता है। अगर किसी भी राज्य को छठी अनुसूची में डाला जाता है तो उन जिलों को अपना खुद का विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है, यानी इन तीनों क्षेत्रों पर वह खुद का निर्णय ले सकते हैं। तीसरा है कि संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में विशेष प्रावधान किया गया है इन बातों को लेकर। अब अभी अगर वर्तमान में देखें तो संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये चारों क्षेत्र जो हैं वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं।
छठी अनुसूची के अंतर्गत अलग अलग जनजातियों के आधार पर अलग अलग जिलों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और एडीसी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रावधान है। इसे हम डिटेल में आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, संबंधित जो क्षेत्र होगा जहाँ जिसे छठी अनुसूची में रखा जाएगा, उसके तहत क्या होगा कि स्वायत्त जिला परिषद होगा और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद होगा। यानी कि जिला स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर जो भी नियम कानून होंगे या जो भी फैसले होंगे, उसे लेने की स्वायत्तता होगी। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद संबंधित क्षेत्र को या राज्य को किस प्रकार की शक्तियां मिलती हैं? तो विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, यानी इतने प्रकार की शक्तियां मिल जाती है अगर कोई भी राज्य छठी अनुसूची में शामिल हो जाता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, विवाह और तलाक, विरासत की संपत्ति यानी कि संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट है, या फिर सामाजिक रीति रिवाज, इन सब को लेकर जो फैसले हैं, नियम है, वो बनाने का इन्हें अधिकार मिल जाता है। कार्यकारी शक्ति देखें तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय का निर्माण है, उसमें कोई भाषा से संबंधित कोई नियम लागू करने की बात हो, बाजार, अस्पताल, सड़कें, मत्स्य पालन और परिवहन, इन सब से संबंधित चीजों का निर्माण करना या अन्य कोई फैसला लेना इनके हाथ में होता है। न्यायिक शक्ति भी इनके पास होती है। अब न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि ग्राम और जिला परिषद न्यायालय की स्थापना करने का इनको अधिकार होता है, लेकिन इनके फैसले को केवल उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। लास्ट है, वित्तीय शक्ति मिलती है। यहाँ पर मिस्टेक है, ग्राम और क्षेत्रीय परिषद के लिए बजट तैयार करना, टैक्सेस लगाना, यात्रियों के लिए टोल टैक्स लगाना, ये सभी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो इसीलिए लद्दाख का ये डिमांड है कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत विशेषाधिकार दिया जाता है या फिर छठी अनुसूची के अंतर्गत। एक पॉइंट और समझ लीजिए कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है। कुछ तो क्राइटेरिया होगी ना। तो क्या क्राइटेरिया है कि उस संबंधित क्षेत्र का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम 50% है, जबकि लद्दाख में देखें तो अप्रोक्स 97% है। तो वो तो बिल्कुल ही एलिजिबल है जो वो डिमांड कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है। इस क्यों मांग कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा इन्हें? तो देखिए, इससे लद्दाख को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां मिलेगी। दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लद्दाख के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है अनुच्छेद 371, जिसकी डिमांड लद्दाख के लोग लगातार करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 371 है, ये हमारे मूल संविधान में शामिल था, लेकिन इसके बाद जो आर्टिकल 371 ए से लेकर जे तक विभिन्न राज्यों के गठन के साथ ही इसे समय समय पर इसमें जोड़ दिया गया। तो अनुच्छेद 371, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों के आकांक्षाओं, उनके आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। इस अनुच्छेद में 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन ये जो मूल संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 371 है, ये बेसिकली था 2 राज्यों के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। इन 2 राज्यों के लिए आर्टिकल 371 शामिल है। फिर समय के साथ
अनुच्छेद 371 में अनुच्छेद 371(1) से लेकर अनुच्छेद 371(j) तक कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो अगर हम आर्टिकल 371 और अनुच्छेद और संविधान की छठी अनुसूची दोनों में जिसमें ज्यादा स्वायत्तता दी गई है वो संविधान की छठी अनुसूची में दी गई है। लेकिन विभिन्न प्रकार के न्यूज के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि लद्दाख के लोगों को आर्टिकल 371 के अंतर्गत ही विशेष प्रावधान या विशेष अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 371 जो है, जो कि हमारे मूल संविधान में है, ये है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। अनुच्छेद 371(a) नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, वहाँ के जनजातियों के लिए। फिर अनुच्छेद 371(b) और (c) ये असम और मणिपुर के लिए है। अनुच्छेद 371(d) और (e) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371(f) जो है वो सिक्किम राज्य के लिए है। (g) है मिजोरम के लिए, अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में है अनुच्छेद 371(j) जो कि हैदराबाद और कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 371 के तहत ही ये फैसला लिए जाने की बात की जा रही है कि लद्दाख के लोगों को नौकरियों में 80% तक आरक्षण भी दिया जाएगा। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या विशेष प्रावधान लद्दाख के लिए किया जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहें।